शुरुआत होती है साल 1981 से, जहां पर हमें पार्लियामेंट के अंदर रमिका सेन को दिखाया जाता है, जो इस शहर के सबसे खतरनाक माफिया के डेथ वारंट पर साइन कर रहे थे, जिसका नाम रॉकी होता है। यानी कि इस फिल्म के मेन कैरेक्टर रियस की। क्या रॉकी इनके डेथ वारंट के अकॉर्डिंग मारा जाता भी है या नहीं, ये हमें पता चलेगा KGF के चैप्टर 2 में। हे गाइस, वेलकम वंस अगेन एंड टुडे वी गोना एक्सप्लेन द मूवी कॉल्ड KGF चैप्टर 1। मूवी स्टार्ट होती है 2018 से, जहाँ पर आनंद नाम के एक जर्नलिस्ट को दिखाया जाता है, जिन्होंने एक बुक लिखी थी और जिसका नाम था इन डोराडो था, जिसे कहा जाता है सोने का शहर, जिसमें उन्होंने पूरी रॉकी की जिंदगी लिखी थी। लेकिन गवर्नमेंट ने उस बुक को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया और उस बुक को बाद में पब्लिश भी करने से मना कर दिया और इसकी काफी सारी कॉपीज को फिर जलाया भी गया। मतलब इस बुक में कुछ तो भी था जिससे गवर्नमेंट डरती थी और वो छुपाना चाहती थी, लेकिन किसी तरह से उस बुक की आखिरी कॉपी 24 न्यूज वालों को मिल जाती है। इसीलिए इस न्यूज की एक मेन कैरेक्टर जिसका नाम है दीपा, आनंद से मिलकर उस स्टोरी के बारे में पूछताछ करती है और इस इंटरव्यू के दरमियान आनंद खुद इस सारी स्टोरी को सुनाने लगते हैं और इसी के साथ कहानी पहुंच जाती है फ्लैशबैक में और 1991 का हमें साल दिखाया जाता है, जहां पर हम कर्नाटक में कोलार डिस्ट्रिक्ट का सीन देखते हैं। और इस दिन दो घटना एक साथ होती है। सबसे पहली रॉकी का जन्म होता है और किसानों को खोदने के दरमियान कुछ चमकीले पत्थर मिलते हैं, इसीलिए उस जगह का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ पर कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर आ जाते हैं। इन सभी के साथ एक सूर्यवर्धन नाम का आदमी भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जो कि वहीं पर रहने वाला एक पावरफुल आदमी था। जब ये बात रिवील हो जाती है कि वो चमकीला पत्थर सोना है, तो सूर्यवर्धन वहाँ के सभी आए हुए गवर्नमेंट ऑफिसर को मरवा देता है ताकि ये खबर बाहर ना जा सके और वो इस जगह का नाम रख देता है कोलार गोल्ड फोर्स, यानी कि KGF। फिर जब ये गवर्नमेंट को बात पता चली तो सूर्यवर्धन उस जगह को छुपाने के लिए नाराजी नाम की एक कंपनी बनवाता है और वो सबको ये दिखाता है कि ये सोने की खदान की एक कंपनी है। सूर्यवंशी यहाँ पर लाए लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा बर्ताव करता है। दिन यूं ही बीतते जाते हैं और अब कहानी पहुंच जाती है 1961 में, जहां पर हम रॉकी को देखते हैं। लेकिन उसकी माँ को अब कैंसर हो चुका था, मगर गरीबी की वजह से वो उसका इलाज भी नहीं करवा पा रही थी और मरते मरते वो अपने बेटे रॉकी से कहती है कि तुम कैसे भी जियो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी मरोगे तब एक बहुत ही अमीर और बहुत ही ताकतवर इंसान बनकर मरना। और इसी वक्त रोते रोते वो अपनी माँ से प्रॉमिस करता है कि माँ, मैं इस दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी बनकर मरूंगा। और यहीं पर रॉकी की माँ की डेथ हो जाती है, इसीलिए वो कर्नाटक छोड़कर अब मुंबई चला जाता है और अपना पेट पालने के लिए लोगों के जूते साफ करने लगता है। उसके साथ और भी अनाथ बच्चे थे, जहाँ पर कुछ बच्चे उसे बताते हैं कि मुंबई का एक ही बाप है जिसका नाम है सिट्टी और बहुत सारे लोग उससे काम मिलवाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, क्योंकि उससे हर कोई डरता है। शाम होते ही वो सारे बच्चे अपनी कमाई असलम को ला कर देते थे, क्योंकि वही इन बच्चों को खाना खिलाता था और उनसे पैसे भी लेता था, क्योंकि यही आदमी इन लोगों को पालता था और बाद में उसके बदले वो उनसे काम करवा कर पैसे कमाता था। तभी एक आदमी वहाँ पर आकर उसे बोलता है कि भाई, पुलिस वाले बहुत ही ज्यादा रिश्वत ले रहे हैं, तो क्यों ना हम पुलिस वालों को मारकर उनकी होश ठिकाने लगा दे। लेकिन ये काम करेगा कौन? तभी पीछे से रॉकी अपना हाथ ऊपर करता है और कहता है कि ये काम मैं करूंगा और फिर उस एरिया में आने वाले एक पुलिस ऑफिसर के सर पर वो बोतल मार देता है और वहाँ से भाग जाता है, जिस वजह से बाकी के पुलिस वाले उसे कुत्ते की तरह ढूंढने लगते हैं और उसे पकड़कर खूब मारते हैं। बाद में असलम भाई सिटी से जाकर बोलता है कि वो मेरा ही बच्चा था जिसे मैंने उस पुलिस वाले को मारने को कहा था, जिसके बाद सिटी रॉकी को छुड़ा कर लाता है और उससे पूछता है कि क्यों तुमने पुलिस वालों को मारा। रॉकी कहता है कि अगर कोई आम आदमी मरेगा तो उसे पुलिस पकड़ेगा, लेकिन पुलिस को मारेंगे तो तुम्हारे जैसे भाई ढूंढेंगे। जिस वजह से सिटी उसका डायलॉग सुनकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसे पूछता है कि तुझे क्या चाहिए। रॉकी उसे रिप्लाई करता है, पूरी दुनिया चाहिए। और फिर सिटी समझ जाता है कि इस गैंग में अब मर्द आ चुका है और वो उसे अपने गैंग में शामिल कर लेता है। अब इसी के साथ कहानी पहुंच जाती है 1978 में, जहां पर सूर्यवर्धन अपने काम को फैलाने के लिए 5 पार्टनर रख लेता है। नंबर 1 पर था कमल, जो कि KGF से निकले सोने को वाड़का के अंदर पिघलाकर उसे इंडिया में ट्रांसफर करता था। इंडिया के ईस्ट को संभालता था एंड्रीव्यू और वेस्ट को सिटी संभालता था, जो कि एंड्रीव्यू का ही चेला था, जिनके अंडर में मुंबई और गुजरात आया करते थे। और उसके साथ साथ उसकी सबसे बड़ी पावर थी रॉकी। वही नॉर्थ के अंदर गुरु पांडेयन और साउथ में थे राजेंद्र देसाई, जिसकी बैंगलोर के अंदर बहुत बड़ी टीम थी। एक दिन अचानक सूर्यवर्धन को हार्ट अटैक आ जाता है और वो काफी ज्यादा बीमार रहने लगता है। इसीलिए वो अपने छोटे भाई गरुड़ा और अधीरा को बुलाता है, क्योंकि अब उसे ये डिसाइड करना था कि मेरे मरने के बाद अब ये सारा साम्राज्य कौन संभालेगा, क्योंकि उसके बीमार पड़ने के तुरंत बाद KGF पर उनकी पांचों भी टीम वाले की नजर थी। पहली बार नराची में विद्रोह के बादल छाने लगे थे, इसीलिए सूर्यवर्धन अपने भाई अधीरा से बोलता है, जिस तरह से तुमने आज तक मेरी ईमानदारी से सेवा की है
है, मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम मेरे बेटे गरुड़ा की भी इसी तरह से हिफाजत करोगे। बस इतना ही कहकर वो कोमा में चला जाता है और इसी के साथ वो मरते ही अपना पूरा साम्राज्य गरुड़ा को दे देता है। मगर अधीरा को ये सारी बातें ठीक नहीं लगती, जिस वजह से अब गरुड़ा और अधीरा के बीच में टकराहट शुरू हो जाती है। कभी अधीरा गरुड़ को मारना चाहता है तो कभी गरुड़ा अधीरा को मारना चाहता था और एक दिन अधीरा को मारने में गरुड़ा कामयाब हो जाता है। मगर गरुड़ा की प्रॉब्लम यहीं पर खत्म नहीं होती। केजीएफ पर इंडिया के बाहर वालों की भी नजर थी, जिसका नाम था इनायत खलील, जो कि दुबई के अंदर बैठा था और वो नराची पर कब्जा करना चाहता था। इसीलिए वो दिलायत से हाथ मिला लेता है, जो मुंबई का रहने वाला था, क्योंकि वो सिटी के एजेंट में था। इसीलिए इनायत उसे कहता है कि मैं दुबई से अपना सोना मुंबई भेज रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा गोल्ड पूरे मार्केट में फैला दो। मगर मुंबई तो सिटी की थी, जिसके पास उसका खास आदमी था रॉकी। फिर दुबई का गोल्ड मुंबई में कैसे बिकता? इस वजह से अब रॉकी दिलावर के लोगों को कुत्ते की तरह मारने लगता है, क्योंकि अब वो पहले से बहुत बड़ा और ज्यादा पावरफुल हो चुका था। और रॉकी उन लोगों को मारकर दुबई से आने वाली एक जहाज के पोर्ट पर छोड़ देता है और वो कहता है कि जब तक मैं यहाँ हूँ, मेरे अलावा यहाँ पर कोई और धंधा नहीं कर सकता। जब ये बात सिटी के बॉस एंड्रयू को पता चलती है तो वो रॉकी से मिलने आता है और वो उसे एक काम देता है और कहता है कि तुझे मेरे लिए बैंगलोर आना होगा और तेरा काम मैं तुझे वहीं पर बताऊंगा, और अगर तुमने ये मेरा काम कर दिया तो ये आधा मुंबई तुम्हारा। और सिटी को मुंबई का डॉन बनाने वाला एंड्रयू ही था। जिसके बाद वहाँ पर खड़े सभी लोग रॉकी को सलाम ठोकते हैं और इसी के साथ रॉकी पहुँच जाता है बैंगलोर, जहाँ पर उसे रोड पर नाचती हुई एक लड़की मिलती है जो कि काफी अय्याश थी। और ये बैंगलोर के सबसे बड़े माफिया राजेंद्र देसाई की बेटी होती है और कमल की फियांसी भी, जिसका नाम होता है रीना। उसे देखते ही रॉकी उसे पसंद करने लगता है, वो उसे फ्लर्ट करने लगता है। तो इसी वजह से रीना के आदमी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो अपने ही अंदाज में रीना के सारे बॉडीगार्ड्स को मार देता है। फिर कमल को जब ये बात पता चलती है कि उसकी फियांसी को किसी ने छेड़ा है, तो वो अपने गुंडे रॉकी को मारने के लिए भेजता है। मगर रॉकी कहाँ कम था, वो सबको चकमा देकर रीना का ही एक कार ड्राइवर बनकर उसके साथ चला जाता है। रीना उसे अपने साथ देखकर अंदर ही अंदर पागल होती जा रही थी। तभी रॉकी को एक औरत नजर आती है जो अपने बच्चे को लेकर वहाँ से गुजर रही थी। उसके बेटे के हाथ से एक ब्रेड नीचे गिर जाती है, लेकिन बहुत सारी ट्रैफिक होने की वजह से वो उस ब्रेड को नहीं उठा पाती। तभी रॉकी अपनी कार आगे ले जाकर ट्रैफिक जाम करवाता है। फिर रॉकी अपनी कार से नीचे उतरकर वो ब्रेड उस माँ को देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि भूख की क्या कीमत होती है, क्योंकि किसी वक्त में मैंने भी इस भूख का सामना किया है और तुम्हें भी जीने के लिए इन सब का सामना करना होगा, वरना ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। और ये कहकर रॉकी को अपने बचपन की याद आने लगती है। मगर तभी रोड पर रॉकी को एक ट्रक नजर आता है जिसके अंदर सोना ही सोना था और वो ये समझ रहा था कि सेठी के पास जो माल आता है वो सीधे अफ्रीका से आता है। मगर जब वो किसी तरह उस गोल्ड के डब्बे को खोल कर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये सारा माल तो बैंगलोर से ही आ रहा है, जिसका मतलब ये सारा गोल्ड इंडिया से ही निकलता है। तो वो सोचता है कि आखिर इन सब के पीछे है कौन, ये गोल्ड का सारा माल है किसका, क्योंकि अब तक तो वो ये समझ रहा था कि सेठी ही सबसे बड़ा गुंडा है। लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि सेठी से भी बढ़कर कोई और है जिसका ये सारा सोना है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम रीना को एक क्लब में देखते हैं। तभी वहाँ पर रॉकी भी आ जाता है। इस बार रीना के साथ कमल भी था, तो वो रॉकी को चैलेंज करता है कि अगर मर्द हो तो रीना को छू कर दिखाओ, अगर तूने इसे छू लिया तो ये तेरी। ये सब सुनकर रॉकी उन्हें धोने के बजाय चला जाता है। तो कमल और उसके लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, उसे वो चिढ़ाने लगते हैं कि अब क्या हुआ। तभी वहाँ पर रॉकी अपनी एंट्री के साथ बहुत सारे पेट्रोल की बारिश लाता हुआ आता है, जिस वजह से पूरी पेट्रोल वो जमीन पर गिर जाती है, जिस वजह से अब कमल के लोग काफी ज्यादा डरने लगते हैं। रॉकी रीना को टच करने ही वाला था, लेकिन वो रुक जाता है और कहता है कि मर्द वो नहीं होता जो औरत को छू कर अपना बताए, बल्कि मर्द तो वो होते हैं जो किसी और को उसे छूने से बचाए। रीना रॉकी के इन सारी अदाओं को देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होती जा रही थी। मगर तभी कमल उसे मारने ही वाला था। तभी रीना के फादर राजेंद्र देसाई वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो कमल को रोकता है और कहता है कि ये वही है जिसे हमने दरोड़ा को मारने के लिए यहाँ पर बुलाया है। इसके बाद सूर्यवर्धन के सभी पार्टनर्स गरुड़ा को मारने के लिए उसे बोलते हैं, जिस पर गुरु पांडेयन बोलता है कि वो इतनी आसानी से बाहर नहीं आने वाला और इसीलिए उसे बाहर बुलाने के लिए उसके पिता का वो स्टैचू बनवाते हैं और उसका उद्घाटन करवाने के लिए गरुड़ा को वहाँ पर बुलाया जाता है। लेकिन हाई सिक्योरिटी की वजह से उसे वहाँ पर भी मार पाना मुश्किल होता जा रहा था। मगर रॉकी किसी तरह से गन लेकर अंदर चला जाता है। वो उसे मारने के लिए पूरी तरह से तैयार था, लेकिन गरुड़ा के आदमी सभी जगह फैले हुए थे। इस वजह से उनको उनका प्लान पता चल जाता है और जब वो उस स्टैचू से पर्दा हटाते हैं वो देखते हैं कि वो स्टैचू तो सूर्यवर्धन की नहीं बल्कि गरुड़ा की है, जिसे उसने पहले ही बदलवा दिया था। और वो कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो तुम लोगों को सबको अभी मार दूं, मगर मेरे पिता तुम लोगों पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। जिस दिन मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए तो समझ लेना वो दिन भी तुम्हारा आखिरी हो गया था। गरुड़ा की ये बात सुनने के बाद उन पांचों को बुरा फील होता है और उनके दिल में डर बैठ जाता है कि ना जाने सूर्यवर्धन की कब डेथ हो जाएगी और हम भी मारे जाएंगे। वहाँ पर खड़ा रॉकी अपनी आंखों से यह सब कुछ देखने के बाद समझ जाता है कि गरुड़ा ही है जो इन सब का बाप है। मगर अब रॉकी उनको बोलता है
कि आप टेंशन मत लो, जिस काम के लिए आपने मुझे बैंगलोर बुलाया वो काम मैं करके ही जाऊंगा। यानी कि अब गरुड़ा की कहानी खत्म होने वाली है। वो लोग उसे नराची के बारे में बताते हैं। ये वही जगह है जो किसी नर्क से कम नहीं है। यहाँ पर जबरदस्ती गाँव वालों को लाया जाता है। जमीन में 900 फुट नीचे उनसे 12 घंटे काम करवाया जाता था और जो लोग भी काम करने के लायक नहीं होते वो उनको मार डालते थे। यहाँ पर सबसे बड़ी 3 मुश्किलें थी। एक तो व्हाइट लाइन, जिसे आज तक कोई पार नहीं कर सका, और जिस किसी ने उसे पार करने की कोशिश की क्योंकि इसके थोड़ी ही दूर था गरुड़ा का घर और नराची के आखिरी दरवाजे, और तीसरा था वहाँ का सैनिक अधिकारी जिसका नाम था वनराज। और ये तीनों ही चीजें मौत से कम नहीं थी। यानी कि जो कोई भी उस आखिरी दरवाजे के बाहर जाने की कोशिश करता, किसी सैनिक को आंख उठाकर देख भी लिया जाता तो उसे मार दिया जाता था। मगर रॉकी वहाँ पर आ जाने के बाद वहाँ पर एक अलग ही लहर बहकने लगती है और कुछ लोगों को ये भी लगने लगता है कि ये हमारा मसीहा है और यही हमें यहाँ से निकालेगा। फिर हमें व्हाइट लाइन के उस पार गरुड़ा को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा बुरा था। वहाँ पर वो बंदी बनवाए लोगों को खाना खिलाता है। तो वहाँ खड़ा गरुड़ा का भाई जो कि अभी अभी लंदन से वापस लौटा था, वो अपने सिक्योरिटी से पूछता है कि ये तो वो लोग हैं जो गरुड़ा को मारने आए थे, तो ये उन्हें इतना खिला पिला क्यों रहे हैं। तो उसका सिक्योरिटी उसे बताता है कि आने वाली काली माता के बलि पर वो बकरों ही नहीं बल्कि इन सभी को हलाल करेंगे। अब सीन शिफ्ट हो जाती है केजीएफ में, जहाँ पर गरुड़ा को पता चलता है कि एक अंधा आदमी यहाँ पर मौजूद है जो किसी काम का नहीं है। तो वो उसे मारने के लिए अंडरग्राउंड में ले जाते हैं। लेकिन रॉकी को ये सब कुछ बहुत बुरा लगता है, जिसके लिए वो भी अंडरग्राउंड में चला जाता है और वहाँ पर के सारे सैनिकों को खूब मारता है और उस बूढ़े अंधे आदमी को बचा लेता है। जिस वजह से केजीएफ के 20,000 गुलाम रॉकी को अपना भगवान मानने लगते हैं और अब वो लोग रॉकी के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे दिन गुजरते जाते हैं और अब वो दिन आ ही जाता है जब काली माँ की पूजा होने वाली थी। एक दिन तो गरुड़ा काली माँ की पूजा के लिए निकला होता है और उसका खास आदमी वनराम रॉकी को गरुड़ा के घर में ढूंढ रहा था कि कहीं वो इंसान यहाँ तक तो नहीं पहुँच गया जिसने बाकी के सभी लोगों को मार दिया था। गरुड़ा उन 3 आदमियों की बलि देने लगता है, मगर जैसे ही वो 2 लोगों का गला काटता है तो उधर वनराम को पता लगता है वो तीसरा शख्स जिसकी अभी अभी बलि दी जाने वाली थी, उसकी डेड बॉडी तो नराची के अंदर मरी पड़ी है। तो वहाँ पर जो तीसरा शख्स है वो कौन है? तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तीसरा शख्स कोई और नहीं बल्कि रॉकी है। और तभी रॉकी पानी के अंदर से बाहर निकलता है और गरुड़ा की ही तलवार से उसका गला काट देता है और इसी के साथ नराची के मेन कैरेक्टर गरुड़ा का खात्मा हो जाता है। लेकिन गरुड़ा के 400 सैनिक अगर चाहते तो वो रॉकी को तभी भून देते, लेकिन रॉकी के साथ तो अब 20,000 नराची के गुलाम थे, जिस वजह से वो 400 चंद लोग क्या कर पाते। यानी इसके हिसाब से अब पूरा नराची और पूरा केजीएफ रॉकी का हो जाता है। और इसी के साथ केजीएफ चैप्टर 1 यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपको इसी तरह के एक्सप्लेनेशन पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मैंने अपलोड की हुई हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर मिलूंगी एक नई मूवी की नई एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।